नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माताओं को और उन महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जिनके बिना ये संसार ही अधूरा है। हाँ, आज मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कि जीवन में महिलाओं का भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके बिना कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए इनकी हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। घर में जो भी माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, बहू है, उन सब का अगर आप रेस्पेक्ट करते हो तो आपके घर में जो लक्ष्मी है वो विराजमान रहती है। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका। दोस्तों, 11वीं क्लास का जो सिलेबस की बात करूँ उसका आज लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। इसके बाद में दोस्तों आपका 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन यहाँ एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव देखने वाले हैं। यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। ये इंट्रोडक्शन वाला जो अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो गया। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें वाउचर वगैरह है और आपकी सब्सिडायरी बुक्स है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बीआरएस है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन एंड रिजर्व है। ये टॉपिक भी आपके क्या हो गए यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों आपका जो ट्रायल बैलेंस है ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, ये बैलेंस शीट है, ट्रेंडिंग एम पी एंड एल अकाउंट है। इन सब चीज़ों के रिलेटेड आज अपन एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव करने वाले हैं। कई स्टूडेंटों का कमेंट है, सर आपकी जो वीडियो है बहुत कम देखते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जो एक स्टूडेंट भी कमेंट करता है कि सर मुझे क्लास चाहिए, मुझे एमसीक्यू चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, ना ही तो मैं कोई ऑनलाइन कोचिंग करा रहा हूँ आपको, मैं केवल एक हेल्प कर रहा हूँ। अगर मेरे हेल्प करने से किसी स्टूडेंट को कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मैं एक स्टूडेंट के कमेंट पर भी, मेरा रूल ये होता है, मैं क्लास में भी, मेरे पास अगर 25 स्टूडेंट है, अगर क्लास में 1 स्टूडेंट भी प्रेजेंट है तो मैं क्लास लेता हूँ। और यही दायित्व मेरा यूट्यूब पे है। अगर एक स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करके बोलता है कि सर मुझे क्लास चाहिए, तो मैं ये उस एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। हज़ारों लोग देखे या नहीं देखे ये उनकी मर्जी है, क्योंकि वीडियो वही देखेगा जिनको इनकी ज़रूरत है। हर कोई वीडियो ये देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो है। तो अपन बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने हैं, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आप सभी को पहुंचाना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो एमसीक्यू वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे अपन को बताना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि स्थगित या आस्थगित आयगत व्यय क्या होता है। कि एक वर्ष से अधिक के लाभों को प्राप्त करने वाले होते हैं, परंतु इन्हें नगद में नहीं वसूला जा सकता। स्थगित व्यय की अपलित की गई जो राशि होती है वो पी&एल अकाउंट में दर्शाई जाती है, जबकि जो शेष राशि होती है दोस्तों ये डेबिट बैलेंस होने के कारण बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दर्शाई जाती है। अब दोस्तों इसके यहाँ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, भारी विज्ञापन व्यय, नए बाजार में प्रवेश हेतु विज्ञापन व्यय, नए उत्पाद के प्रचार हेतु विज्ञापन व्यय, उद्घाटन व्यय है, ऋण पत्रों के निगमन पर हानि या बट्टा है, अभिगोपन कमीशन है। इस प्रकार के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो फॉर एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ मशीनरी है, पेमेंट ऑफ सैलरीज है, हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, इंटरेस्ट ऑन फॉर बिजनेस ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल बन जाएगा हैवी एडवर्टाइजिंग, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट बनने वाला है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर दी बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल। दोस्तों आप जानते हो रूढ़िवादिता की जो अवधारणा होती है वो ये कहती है कि जो लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम है वो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य माना जाता है या स्टॉक का मूल्य माना जाता है। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम है। तो यहाँ पे वो कौन सी है, यहाँ पे बी ऑप्शन बनने वाला है, प्रूडेंस या कंसर्वेटिज्म में, यानी रूढ़िवादिता अवधारणा। ये हमारा क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन, कंसर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता अवधारणा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये प्रबंधकीय कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ़ मैनेजर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 1,10,000 है कमीशन। दोस्तों ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन पूछा गया है। तो आफ्टर चार्जिंग जो कमीशन पूछा जा रहा है वो आप किस प्रकार निकालोगे दोस्तों।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होता है, रेट होता है, क्या होता है, रेट, और अपॉन क्या होता है, 100 प्लस क्या होता है, रेट होता है। तो इसको अगर आप हल करोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000, कितना 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट गिवन है यहाँ पे 10, और 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, इससे कैंसिल करोगे 10,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनने वाला है बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दो मेथड होते हैं प्रबंधकीय जो पारिश्रमिक के होते हैं, उसके दो मेथड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो आफ्टर वाला होता है, एक कौन सा होता है, बिफोर वाला होता है। प्रबंधकीय की सहभागिता बढ़ाने तो उन्हें लाभों पर एक निश्चित दर से पारिश्रमिक या कमीशन दिया जाता है, और ये एक बकाया व्यय है, इन्हें P&L अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, वह मार्शलिंग ऑफ ए बैलेंस शीट रेफर टू, तो यहाँ पे क्या आंसर बनने वाला है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है द ऑर्डर इन विच असेट्स एंड लायबिलिटीज आर अरेंज्ड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करें 5 नंबर जो क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ कहाँ शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, P&L अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, या बहुत P&L या बैलेंस शीट, ये आपको बताना है। तो आप भी जानते हो कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक लायबिलिटीज होता है जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फॉर द बिजनेस, इनकम एसेट्स एक्सपेंसेज है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है बिजनेस पर्पज से अगर अपन थिंक करें तो दोस्तों ये क्या है, एक्सपेंसेज है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा हमें क्या है, कैलकुलेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS का जो फॉर्मूला होता है, आप भी जानते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है, ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, बहुत AMB। आप बताइए कौन सा आंसर बनने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, बी ऑप्शन भी है, बट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ये भी है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बनने वाला है। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, अब नॉर्मल लॉस है, इज फर्स्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या परचेज अकाउंट, ये आपको बताना है। तो लॉस ऑफ गुड्स बाई जो फायर है, ये जो कहाँ पे शो किया जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपन 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, वह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड टू, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज क्रिएटेड टू, तो यहाँ नेट डेटर आफ्टर रिडक्सिंग फर्दर बैड डेबिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल सेल्स है, कैश डेटर है, इनमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है वो बी ऑप्शन बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है, बी ऑप्शन बनने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंड टू बेनिफिट द करंट अकाउंटिंग पीरियड मोर देन 10 ईयर, फ्यूचर पीरियड इंडेफिनेटली द ओनर पर्सनल है, तो कौन सा आंसर बनने वाला है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बनने वाला है यहाँ पे आंसर। तो अपन यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड 10 MCQ देख लिए। अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों आपको बाकी की जो क्लासें हैं वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका 50% जो सिलेबस अकाउंटेंसी का वो कंप्लीट हो चुका है आज, तो वो क्लासें भी आपको देख लेनी है, MCQ डिस्क्रिप्टिव दोनों है। अब दोस्तों जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच दो उदाहरणों के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रबंध के कमीशन के उपचार को समझाइए, जबकि इसकी गणना कमीशन घटाने से पहले और कमीशन घटाने के बाद की जाती है, तो ये भी आपको तैयार करना है। एक परिसंपत्ति देनदारियों के मार्शलिंग को परिभाषित कीजिए, तरलता के क्रम और स्थायित्व के क्रम की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी क्या करने हैं, तैयार करने हैं आपको। नेक्स्ट बात करें डिस्क्रिप्टिव में 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया माल और मुफ्त नमूने के रूप में वितरित माल के लिए जनरल प्रविष्टियाँ और उपचार लिखिए। फिर देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान की अवधारणा को समझाइए, इनकी गणना डूबत ऋण और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों को घटाने के बाद क्यों की जाती है। तो ये इस प्रकार के दोस्तों आपको क्या करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये भी आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 66,000 दे रखा है, द मैनेजर इज इंटेंड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग पूछा गया आपको, तो आफ्टर चार्जिंग पूछा गया तो आप कैसे निकालेंगे। आफ्टर चार्जिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे रेट और अपॉन में 100 प्लस क्या करना पड़ेगा, रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है अपन को, 66,000 दे रखा है,
रेट अपन कितनी है 10 है, और डाउन में 100 + 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 10 से 10 11 से काटोगे आप 6000, तो यहाँ पे कितना आंसर बनने वाला आपका 6000 बनने वाला है। फिर इसमें ये पूछा अपन को सो हाउ विल अपीयर इन द प्रॉफिट P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, ये भी बताना आपको कि P&L अकाउंट में तो किस साइड में शो करते हैं और बैलेंस शीट में किस साइड शो करते हैं। तो दोस्तों P&L अकाउंट में तो आप क्या करेंगे बकाया बेच इसलिए डेबिट साइड में शो करेंगे, और जो बैलेंस शीट है वो लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे आप शो करेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इसके भी अपन कुछ बात कर लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 5000 दे रखा है, वियर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 3500 ओनली। तो यहाँ पे आपको एंट्री लिखनी है दोस्तों। कैसे लिखोगे आप, ये क्या है दोस्तों अब नॉर्मल लॉसेज है, तो अब नॉर्मल लॉसेज की एंट्री यहाँ पे क्या होगी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे लिखोगे आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना लिखोगे आप 3500 लिखोगे। ओके, फिर लिखोगे लॉस बाई फायर, क्या लिखोगे लॉस बाई फायर, तो यानी कि डेस्टॉर्ड हो गई, इसको भी डेबिट करोगे 1500 से, और 2 क्या कर दोगे या तो परचेज कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट करना है, तो 2 परचेज कर दोगे 5000। तो ये तो हो गई फर्स्ट अब नॉर्मल लॉसेज की एंट्री। सेकंड है गुड्स टेकन बाय द ओनर। अब ओनर ने गुड्स टेकन किया है, कोई भी जो स्वामी है व्यापार द्वारा माल वगैरह वो विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए 2000, बट नो एंट्री वाज पास है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगी दोस्तों परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ये कितने से 2000 से हो जाएगी। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड द ऑर्डर ऑफ परमानेंस विद ए स्मॉल इलस्ट्रेटिव टेबल ऑफ द असेट्स फॉर ईच, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। और डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करना है वाई स्टेटेड डिफरेंटली फ्रॉम रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड गिव 2 एग्जाम्पल देना है रिलेवेड टू ए मॉडर्न बिजनेस रिलेटेड। इस प्रकार दोस्तों ये 10 आपके क्या हो गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों बाकी की जो क्लासें हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई। इस प्रकार आपका दोस्तों 50% अकाउंटेंसी का क्या हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे क्लास 12th का। ये दोस्तों अब जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो है पार्टनरशिप से रिलेटेड आने वाला है, इससे पहले आप पार्टनरशिप तैयार कर लीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। और इसी 2026 दोस्तों अब क्या करना है, जैसे मान लो इसी समय आप अपने प्रश्न वगैरह कर रहे हो और आप असफल हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है अपनी मेहनत को क्या करना है 10 गुना करना है दोस्तों। आप पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब आपको क्या करना है 10 घंटे पढ़ना है। अपनी मेहनत को दोस्तों आपको बढ़ाना है, तभी जाके आपको सफलता मिले। ऐसे तो नहीं अब क्या है जैसे आप हल कर रहे हो और आपके क्वेश्चन हल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर, तो नहीं, पढ़ना बंद नहीं करना है, आपको मेहनत को और दुगना करना है, और 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, 10 गुना करना है, तब जाके आपका दोस्तों क्या होगा सिलेक्शन होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।